नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 बजे बता दें कि राज्यसभा में बोल सकते हैं। कांग्रेस के हंगामे के आसार है। भाषण में बता दें कि व्यवधान डालेगी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राज्यसभा में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 बजे पीएम बता दें कि बोलेंगे। कांग्रेस के हंगामे के आसार हैं, जहां बता दें कि आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोल सकते हैं। 3 बजे बता दें कि पीएम मोदी बोलेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से हंगामे के आसार हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोल सकते हैं आज। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे राज्यसभा में बोलेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस के हंगामे के आसार है, जहां बता दें कि आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में बोल सकते हैं। 7 फरवरी को मलेशिया जाएंगे पीएम मोदी। व्यापार, निवेश, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। मलेशिया की पीएम अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरे के दौरान भारत और मलेशिया के बीच व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है। बातचीत में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश बढ़ाने और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस यात्रा को भारत मलेशिया संबंधों को नई मजबूती देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को मलेशिया जाएंगे। व्यापार, निवेश, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरे के दौरान भारत और मलेशिया के बीच व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है। बातचीत में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश बढ़ाने और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस यात्रा को भारत मलेशिया संबंधों को नई मजबूती देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अमित शाह का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा है। 5 से 7 फरवरी तक 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजनीतिक नेताओं से यहां मुलाकात भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा है 3 दिवसीय का। 5 से 7 फरवरी तक 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 5 से 7 फरवरी तक 3 दिवसीय दौरा चलेगा। राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 5 से 7 फरवरी तक ये दौरा रहेगा और इसके साथ ही बता दें कि इस दौरान राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा है। 5 से 7 फरवरी तक 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राजनीतिक नेताओं से करेंगे मुलाकात। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित क्रिटिकल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया है। इस अवसर पर उन्होंने अमेरिका के विदेश सचिव सहित अन्य देशों के वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई है। बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक सहयोग और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इन खनिजों को स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और आधुनिक तकनीकों के लिए बेहतर अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों ने आपसी सहयोग को मजबूत करने और संसाधनों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
भारत ने भी इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और इसके साथ ही बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यहां पे भाग लिया है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया है। इस अवसर पर उन्होंने अमेरिका के विदेश सचिव सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई है। बैठक में बता दें कि आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक सहयोग और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इन खरीदों को स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और आधुनिक तकनीकों के बेहद अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों ने आपसी सहयोग को मजबूत करने और संसाधनों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। भारत ने भी इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और इसके साथ ही बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यहां पे भाग लिया है। उन्होंने अमेरिका के विदेश सचिव सहित अन्य देशों के वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई है। बैठक में आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक सहयोग और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई है। इन खरीदों को स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और आधुनिक तकनीकों के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों ने आपसी सहयोग को मजबूत करने और संसाधनों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। भारत ने भी इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेमरे ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर चेन्नई पहुंचे हैं। यह यात्रा भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। चेन्नई आगमन पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और विकास सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत और बीच रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। और विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेमरे भारत की अपनी पहली राष्ट्रीय यात्रा पर चेन्नई पहुंचे हैं। यह यात्रा भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। चेन्नई आगमन पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और विकास सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत के बीच रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में आज लॉन्च होगी भारत टैक्सी सेवा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भारत टैक्सी का शुभारंभ। सहकार से समृद्धि विजन से प्रेरित है पहली टैक्सी सर्विस। सारथी ही मालिक मॉडल पर आधारित है प्लेटफॉर्म और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सारथियों को मिलेगा सम्मान। सुरक्षा और एकीकरण के लिए होंगे अहम समझौते। शून्य कमीशन और सर्च फ्री प्राइसिंग होगा मॉडल और महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है। और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में आज भारत टैक्सी सेवा की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस नई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। यह बता दें कि प्लेटफॉर्म सहकार से समृद्धि के विजन से प्रेरित बताया जा रहा है। इसे देश की पहली सहकारी टैक्सी सर्विस के रूप में पेश किया जा रहा है। भारत टैक्सी सेवा सारथी ही मालिक मॉडल पर आधारित है, जिसमें ड्राइवर ही प्लेटफॉर्म के वास्तविक मालिक होंगे। इस सेवा में शून्य कमीशन और सर्च फ्री प्राइसिंग मॉडल अपनाया गया है, जिससे यात्रियों को पारदर्शी और किफायती किराया मिलेगा। लॉन्च के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और तकनीकी एकीकरण से जुड़े अहम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके साथ ही शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सारथियों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया, ताकि ड्राइवरों को बेहतर कार्य हालात और आर्थिक स्थिरता मिल सके। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस प्रति का हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह विकास की गति को रोकने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि हरियाणा में पिछले 11 वर्षों के दौरान सरकार ने 1,60,000 मकान बनाकर जरूरतमंदों को दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनहित के कई कार्य कर रही है जिन्हें कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। इसी कारण विपक्ष बेबुनियादी बयानबाजी कर रहा है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और कांग्रेस जिस प्रकार से विकास की गति को रोकने में लगी हुई है, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश गति से आगे बढ़ा है, आज आप देख रहे हैं पैसे को लेकर के, चाहे गांव में सड़कों को शहर से जोड़ने की बात हो, बड़े बड़े हाईवेज बनाने की बात हो, देश के अंदर चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर एयरपोर्ट बनाने की बात हो, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान को सशक्त और मजबूत करने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में लगभग हमने पिछले 11 वर्षों में 1,60,000 मकान बना करके देने का काम सरकार ने किया है। और लगातार चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने की बात हो, और हमने जो योजना चलाई है हर घर हर गृहिणी, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, ऐसे परिवारों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का MSP पर खरीदने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसान का फसल का खराबा उस तक पहुंचाने की बात हो, लगातार सरकार निरंतर हर दृष्टि से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। चाहे मेरे किसान की, अगर सब्जी का किसान है, उसकी फसल का अगर कम दाम बाजार में मिलता है तो उसकी भावांतर की बात हो। लगातार जब इतने काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को ये पच नहीं रहा। कांग्रेस का ये देख करके सुन करके पेट खराब होता है कि गरीब व्यक्ति को क्यों मजबूत किया जा रहा है, क्यों उसको सशक्त किया जा रहा है। और जब इस प्रकार से बातें सुन करके उनका पेट खराब होता है तो फिर कुछ न कुछ अल्लाह होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना में चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध परियोजना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और इससे जल आपूर्ति, सिंचाई और विकास को नई गति मिलेगी। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों और परियोजना से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट दूरदर्शिता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करने का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने की सरकार की योजना को उन्होंने अद्भुत करार दिया। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बजट के माध्यम से वो सारी चीजों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने। हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने, उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते नव दृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं। और खास करके AI इनोवेशन, स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। बड़ी बात हुई मध्य प्रदेश के संदर्भ में
रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊं आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। हाँ, 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी है। और हमारे पास अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, रेलवे अंडरब्रिज आज हमारे पास 2014 की तुलना में 1162 हो गए। 80 रेलवे स्टेशन अमृत बन रहे हैं। 4 वंदे भारत का एक्सप्रेस ट्रेन निकलने जा रही है। कमलापति तो बन ही चुका है, लेकिन इस प्रकार का मॉडल और कई क्षेत्रों में जा रहा है। मेट्रो ट्रेन में हमको मदद कर रहे हैं। इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, ये तो चालू ही हो गई है। ये जो भुसावल, खंडवा तीसरी और चौथी लाइन 131 किलोमीटर, इनकी 3 परियोजनाओं को जो मंजूरी मिली है, तो ये कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में, और इंदौर मनमाड़ और बाकी क्षेत्र तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, उसमें अकेले इंदौर मनमाड़ में 18,500 करोड़ की मंजूरी। ये कोई एक राज्य के लिए वरदान होती, उसमें 15,000 करोड़ का तो आवंटन है कि आप खर्चा करो। गरीब आदमियों के लिए, यातायात की व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए, उनकी फसल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई पोर्ट नहीं है। ऐसे में रेल की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, ये हमारे लिए उतना ही आनंद देगी और उससे हमारे राज्य की गति में और तेजी होगी। जब ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है, जो मैंने इसमें बजट में पढ़ा है, ग्रीन ईवी को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार। और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही, उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पे, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए, आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर की स्थिति अगर देश के संदर्भ में कहूं, तो देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया। आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी बेरोजगारी रह गई, और आबादी में हम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्यों में से एक हैं। तो ये जो प्रगति हो रही है, धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए एजुकेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहे हैं, ये उसी का उत्तर मिलेगा। बायोफार्मा के सेक्टर में भी बायोफार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, हेल्थ इंडस्ट्री, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, खास करके हमारे यहाँ तो नॉलेज इकोनॉमी के दृष्टि से हम बात करें तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर के इसी आधार पर हम अपने उच्च मूल्य जो रोजगार सृजित करेंगे, खासकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे जहां हम हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर इस फार्मा सेक्टर में लंबी छलांग लगाएंगे। सेमीकंडक्टर ये एक बड़ा सेक्टर है। मैं कल गुजरात में भी सेमीकंडक्टर के ऊपर वहां के मुख्यमंत्री से बात करके आया हूं, और सेमीकंडक्टर मिशन 2 उभरती तकनीक है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एआई आधारित तकनीकों के आधार पर प्रदेश में हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश, नवाचार आधारित उद्यमिता को हम भी कदम से कदम मिलाकर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर प्रदेश के पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी ये निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो अभी तक हमारे इंडस्ट्री जो चल रही है, जो परंपरागत आधारित है, आप कभी कल्पना करना, पहले की कॉटन इंडस्ट्री इसलिए डूब गई कि उनको रिनोवेशन करने का मौका नहीं मिला था। अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो नए उद्योग लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो चालू उद्योग है उन उद्योगों को संवर्धन करना ये भी एक बड़ा विषय रहता है। इसमें इस चीज के लिए गुंजाइश दी जिससे अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक पुनर्जीवन को नई गति प्रदान होगी। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन, ये जो खासकर जो मैंने बात कही है, इसमें अधोसंरचना में सुधार, निवेश पुनर्स्थापन, उत्पादन विस्तार और स्थानीय रोजगार को नई ऊर्जा मिलेगी।
इसी आधार पर औद्योगिक भूमि, लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन को भी हम अधिक कुशल बनाने वाले हैं। एमएसएमई में भी इसी तरह से एमएसएमई के लिए जो हमारी मध्यम श्रेणी की उद्यमिता है, इसमें स्वरोजगार और औद्योगिक विस्तार को मजबूती प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई की खबर सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लखमा को जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है। रिहाई के दौरान उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे और उनका स्वागत किया है। शराब घोटाला मामला राज्य की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। दिल्ली में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी के बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी शिकंजा कसते हुए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई यूजीसी की शिकायत के आधार पर की है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें गंभीर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए थे। गिरफ्तारी के बाद अहमद सिद्दीकी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों और संगठित अपराधों के खिलाफ राज्य भर में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक साथ की गई व्यापक छापेमारी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 2 हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूरे पंजाब में कुल 666 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई का मकसद गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ना और राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करना है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बता दें कि नौशहरा दिवस 2026 के उपलक्ष्य में भारतीय सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक मल्टी स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य दूरदराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। मेडिकल कैंप में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच की और उन्हें निःशुल्क परामर्श और दवाइयां प्रदान की हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कैंप का लाभ उठाया। भारतीय सेना के इस प्रयास की स्थानीय नागरिकों ने सराहना की है और उसे सेना जनता के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक बताया है। देश के अलग अलग हिस्सों में बदले मौसम के इस मिजाज ने आम जनजीवन पर असर डाला है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। डल झील के आसमान बता दें कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण और की समस्या बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचांक बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी मौसम का असर साफ देखा जा रहा है। शहर के कई हिस्से पर छाई हुई है और इसके साथ ही इलाके से सामने आए दृश्य धुंध की गंभीर स्थिति दर्शाते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। कोहरे के कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। वाहन चालकों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।